अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा ये विश्लेषण विशेष रूप से उन सभी परीक्षार्थियों के लिए है जो एसएससी जीडी हिंदी 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, और अगर किसी को हिंदी व्याकरण की बारीकियों को बिना किसी बोरियत के गहराई से समझना है ना, तो ये चर्चा पूरी तरह से उन्हीं के लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय के पन्नों को खोलते हैं। सबसे पहली स्लाइड जो हमारे सामने है वो एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बात से शुरुआत करती है। इसमें बताया गया है कि क्रिया का जो एकदम मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। जी, और यहाँ जो सूत्र दिया गया है वो गणित के किसी सटीक समीकरण जैसा है। सूत्र ये है कि जब धातु में ना प्रत्यय जोड़ा जाता है तब जाकर वो एक पूर्ण क्रिया बनती है। इसे समझने के लिए नोट्स में जो चित्र दिया गया है वो बहुत ही सटीक है। वो पेड़ और जड़ वाला चित्र। हाँ, बिल्कुल वही। जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं वे अपने मन में कल्पना कर सकते हैं कि एक बड़ा सा पेड़ है जिसकी गहरी जड़ें मिट्टी के अंदर हैं। उन जड़ों को धातु कहा गया है। उन जड़ों के ऊपर एक तना है जिसमें एक पहेली का टुकड़ा जुड़ रहा है जिस पर ना प्रत्यय लिखा है। और जब ये दोनों हिस्से आपस में मिलते हैं तो ऊपर एक फल खिलता है जिससे एक क्रिया नाम दिया गया है। ये तो बहुत ही शानदार विजुअल है। मतलब जड़ के बिना जिस तरह पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक वैसे ही धातु के बिना किसी क्रिया का निर्माण नहीं हो सकता। नोट्स में एक बहुत ही अच्छी तालिका दी गई है। चलो उस पर इस सूत्र को लागू करके देखते हैं। हाँ बिल्कुल, एक एक करके डिकोड करते हैं। तो तालिका का पहला शब्द है पढ़। ये एक मूल धातु है। इसमें जब हमने ना प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना पढ़ना, जो कि हमारी पूर्ण क्रिया है। सही। इसी तरह दूसरा शब्द है खा। ये धातु है और इसमें ना जोड़ने पर ये खाना बन जाता है। तीसरा शब्द है जा। जा धातु के साथ ना जोड़ने से जाना क्रिया बनती है। और चौथा उदाहरण है चल। चल धातु के साथ ना प्रत्यय का मेल कराने पर हमें चलना शब्द मिलता है। इस पूरी प्रक्रिया को देख के ऐसा लगता है जैसे किसी कारखाने में कच्चा माल डाला जा रहा हो और दूसरी तरफ से पूरी तरह से तैयार उत्पाद बाहर आ रहा हो। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। और ये जो ना जुड़ रहा है ये कोई साधारण अक्षर नहीं है। व्याकरण की भाषा में इसे प्रत्यय कहते हैं, जो हमेशा किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को पूर्णता देता है। और परीक्षा के लिए एक छोटी सी ट्रिक यहीं से निकल आती है। जब भी सवाल आए कि लिखना शब्द में मूल धातु क्या है, तो परीक्षार्थियों को बस इस ना प्रत्यय को हटा देना है। जो बचेगा यानी लिख, वही उस शब्द की मूल धातु होगी। सीधा और असरदार नियम। मतलब धातु तक पहुंचना है तो बस क्रिया से ना को अलग कर दो। खैर, अब यहाँ से हम नोट्स के उस हिस्से पर पहुंच गए हैं जहाँ क्रिया का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ एक पूरा ढांचा दिया गया है। हाँ, इस ढांचे को अगर ध्यान से देखें तो क्रिया को मुख्य रूप से दो अलग अलग आधारों पर बांटा गया है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम एक ही इमारत को दो अलग अलग दरवाजों से देख रहे हैं। पहला दरवाजा हमें बताता है कि कर्म के आधार पर क्रिया कैसी है और दूसरा दरवाजा दिखाता है कि प्रयोग के आधार पर क्रिया का रूप कैसा है। जी, और जो पहला आधार है कर्म के आधार पर, उसके दो स्पष्ट भेद बताए गए हैं, अकर्मक और सकर्मक। वहीं जो दूसरा आधार है प्रयोग के आधार पर, उसमें मुख्य रूप से 5 भेदों के नाम लिखे हैं। मैं नाम पढ़ देती हूँ। पहला है प्रेरणार्थक, दूसरा है पूर्वकालिक, तीसरा है नाम धातु, चौथा है सहायक और पांचवा है संयुक्त। यहाँ पर एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो स्लाइड के बिल्कुल नीचे लाल रंग से एक विशेष नोट में लिखी गई है। जी। उसमें स्पष्ट लिखा है कि परीक्षा में प्रयोग के आधार पर मुख्य 5 भेद ही पूछे जाते हैं। ये जानकारी तो बहुत कीमती है। बिल्कुल। अक्सर विद्यार्थी दर्जनों भेदों और उपभेदों को रटने में अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन समझदारी इसी में है कि हमें पता हो कि परीक्षा बनाने वाले का ध्यान किन विषयों पर होता है। हमारी ऊर्जा इन्हीं 5 मुख्य भेदों को समझने में लगनी चाहिए। इसका मतलब हमें दिशाहीन होकर मेहनत नहीं करनी है, बिल्कुल सटीक जगह पर ध्यान लगाना है। चलो अब उस स्लाइड की ओर बढ़ते हैं जो मेरे हिसाब से इस पूरे अध्याय का केंद्र बिंदु है। यहाँ शीर्षक है सकर्मक बनाम अकर्मक, पहचान की ट्रिक। और इसके साथ एक बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ है जिसके अंदर लिखा है क्या किसको। हाँ, व्याकरण की दुनिया में इस आवर्धक लेंस का काम बहुत ही जादुई है। जब भी सामने कोई वाक्य आए और ये उलझन हो कि इसमें क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, तो बस इस लेंस को उस वाक्य पर लगा देना चाहिए। मतलब हमें वाक्य की क्रिया से 2 सीधे सवाल पूछने हैं, क्या या किसको। एकदम सही।
अगर ये सवाल पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अकर्मक का शाब्दिक अर्थ ही होता है कर्म के बिना। स्लाइड में इसका बहुत ही सरल उदाहरण दिया गया है, राम सोता है। अब यहां क्रिया सोना है। अगर हम इस क्रिया से सवाल पूछें कि राम क्या सोता है, तो क्या कोई जवाब मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राम क्या सोता है, ये सवाल ही अधूरा लगता है। कोई उत्तर नहीं मिल रहा। इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कोई कर्म मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल। और अब दूसरे पहलू को देखते हैं। अगर क्रिया से क्या या किसको पूछने पर कोई स्पष्ट उत्तर मिल जाता है, तो वो सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। नोट्स में उदाहरण है, शीला कपड़े सिलती है। अब अगर हम अपना वही जादुई लेंस यहाँ लगाएं और पूछें कि शीला क्या सिलती है, तो हमें तुरंत जवाब मिल जाता है कि वो कपड़े सिलती है। उत्तर मिल गया, मतलब ये पूरी तरह से सकर्मक क्रिया है। ये ट्रिक वाकई में काम को आसान बना देती है। हाँ, लेकिन रुको, इसी स्लाइड के नीचे एक बहुत ही खास बात लिखी गई है। इसे एक विशेष अपवाद बताया गया है। इसमें लिखना, पढ़ना और खाना जैसी क्रियाओं का जिक्र है, और ये इस चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर परीक्षार्थी परीक्षा के दबाव में यही गलती करते हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रकृति ही अपने आप में सकर्मक होती है, भले ही वाक्य में कर्म साफ साफ ना लिखा हो। जैसे उदाहरण है, मोहन लिखता है। अगर हम अपना नियम इस पर लगाएं कि मोहन क्या लिखता है, तो वाक्य में तो इसका कोई उत्तर नहीं है। वहां नहीं लिखा कि वो पत्र लिख रहा है या कविता। बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद व्याकरण के नियमों के अनुसार ये सकर्मक क्रिया ही मानी जाएगी। ये तो थोड़ा उलझाने वाला है। वाक्य में कर्म है ही नहीं, फिर भी सकर्मक। ये तो छात्रों को फंसाने वाली बात हो गई। वो कर्म ढूंढते रह जाते हैं, कुछ मिलता नहीं तो अकर्मक मान लेते हैं। और यहीं पर रटने के बजाय तर्क काम आता है। लॉजिक ये है कि अगर लिखने की क्रिया हो रही है तो दुनिया में कोई ना कोई वस्तु तो होगी ना जो लिखी जा रही है, चाहे वो डायरी हो, कहानी हो या कोई मैसेज हो। कुछ ना कुछ तो लिखा ही जा रहा होगा। लिखने का प्रभाव किसी न किसी चीज पर पड़ना तय है। हाँ, ये बात तो है। ठीक इसी तरह अगर कोई खा रहा है तो वो हवा तो नहीं खाएगा, कुछ ना कुछ तो खा ही रहा होगा। कोई पढ़ रहा है तो उसके सामने किताब या अखबार जरूर होगा। इसलिए इन क्रियाओं में कर्म हमेशा अदृश्य रूप में छिपा रहता है। ये जानकारी परीक्षा के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। बहुत ही बेहतरीन बात बताई आपने। क्रिया हो रही है तो प्रभाव पड़ेगा ही, चाहे वाक्य में लिखा हो या ना लिखा हो। अब आगे बढ़ते हैं, जहां प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 मुख्य भेदों का विश्लेषण है। सबसे पहले है पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ एक चाय के कप और एक खुली हुई किताब का चित्र है और बीच में एक तीर का निशान है जिस पर लिखा है कर करके। ये चित्र परिभाषा को बहुत सरल बना रहा है। पूर्वकालिक का मतलब ही है पहले हुए समय की क्रिया, जब मुख्य क्रिया के शुरू होने से पहले कोई दूसरी क्रिया पूरी हो चुकी हो। यानी पहला कार्य खत्म हुआ और तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हुआ। और ऐसे पहचानने का तरीका है कि धातु के साथ हमेशा कर या करके जुड़ा होता है। मैं इसके उदाहरण पढ़ती हूँ। पहला है, राकेश चाय पीकर पढ़ने लगा। दूसरा, पुजारी ने नहाकर पूजा की। और तीसरा, जो बड़ा ही अनोखा है, तेरी किताबों से निकलूं तब तो जमाना देखूं। इन सभी में समय का एक स्पष्ट क्रम है। राकेश ने पहले चाय पीने का काम पूरा किया, फिर पढ़ने का काम शुरू किया। यहाँ पीकर पूर्वकालिक क्रिया है। पुजारी वाले में पहले नहाने का काम खत्म हुआ, फिर पूजा शुरू हुई। यहाँ नहाकर शब्द पूर्वकालिक है। और वो जो शायराना उदाहरण है, तेरी किताबों से निकलूं तब तो जमाना देखूं, हाँ, इसमें भी वही तर्क है। पहले किताबों से निकलने की क्रिया पूरी होगी, उसके बाद ही दुनिया देखने की मुख्य क्रिया शुरू होगी। एक काम के बाद दूसरा काम। शायरी से व्याकरण समझना वाकई मजेदार है। अगली स्लाइड है नाम धातु क्रिया। इसमें जो चित्र है, एक तरफ एक हाथ का चित्र है जो हाथ मिलाने के चित्र में बदल रहा है। दूसरी तरफ एक थर्मामीटर है जो गर्म भाप वाले बादल में बदल रहा है। ये चित्र मनोवैज्ञानिक तरीके से दिमाग में बैठ जाते हैं। नाम धातु का अर्थ है ऐसी क्रिया जो किसी संज्ञा या विशेषण से बनती है। इनके पीछे प्रत्यय जुड़ते हैं, इयाना या आना। अब हाथ को देखो, ये शरीर का अंग है, यानी एक संज्ञा है। ये कोई कार्य नहीं है। लेकिन जब इसमें प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है हथियाना। और हथियाना एक पूरी क्रिया बन गई, जिसका मतलब है कब्जा जमा लेना। मैं बाकी शब्दों का रूपांतरण पढ़ता हूँ।
हाथ जो संज्ञा है उससे बना हथियाना, लात से बना लतियाना, शर्म जो एक भाव है उससे बन गया शर्माना, गर्म जो विशेषण है उससे बनी क्रिया गर्माना। बिल्कुल। मतलब जो शब्द पहले कोई काम नहीं कर रहे थे, बस नाम या गुण बता रहे थे, उन्हें नाम धातु के सांचे में डालकर पूरी क्रिया बना दिया गया। भाषा का अपना अलग ही विज्ञान है। चलिए अब अगली स्लाइड पर आते हैं जहां दो क्रियाओं को एक साथ समझाया गया है, सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया। सहायक क्रिया के चित्र में एक मजबूत खंभा एक भारी छत को सहारा दे रहा है। हाँ, परिभाषा कहती है कि ये मुख्य क्रिया के बाद आकर वाक्य के अर्थ को पूर्णता देती है। उदाहरण है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। यहाँ पढ़ा मुख्य क्रिया है और रहे हैं सहायक क्रिया है। अगर रहे हैं हटा दें तो बचेगा अध्यापक पढ़ा, जो अर्थहीन है। सहायक क्रिया उस खंभे की तरह है जो वाक्य को गिरने से बचाती है। एकदम स्पष्ट। और इसके बगल में जो संयुक्त क्रिया का चित्र है उसमें पहेली के दो टुकड़े आपस में जुड़ रहे हैं जिन पर प्रथम क्रिया और द्वितीय क्रिया लिखा है। इसमें दो क्रियाएं एक साथ आती हैं, एक मुख्य और दूसरी अन्य। उदाहरण है, बालक पेड़ से कूद गया और मोहन पुस्तक पढ़ने लगा। पहेली वाले चित्र का मतलब है कि दोनों क्रियाएं मिलकर एक नया अर्थ बना रही हैं। कूद गया में कूदना एक क्रिया है और जाना जिससे गया बना है वो भी क्रिया है। ये संयुक्त रूप से काम कर रही हैं। सहायक क्रिया का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, वो बस वाक्य पूरा करती है। लेकिन संयुक्त क्रिया में दोनों शब्दों का अपना वजूद होता है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी था। तो नियमों को तो हमने गहराई से समझ लिया, लेकिन अब परीक्षण की बारी है। जो निर्देश हमें शुरुआत में मिले थे कि इसमें जो एमसीक्यू हैं उन्हें एमसीक्यू की फॉर्म में बोलो, तो चलिए इन्हें वास्तविक परीक्षा की तरह हल करते हैं। सेट 1 से शुरू करते हैं। हाँ, मैं तैयार हूं। प्रश्न संख्या 1, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इसमें क्रिया का कौन सा रूप है? तो देखो, यहाँ शब्द है लिखवाता है। राम खुद पत्र नहीं लिख रहा है, वो लक्ष्मण को आदेश देकर काम करवा रहा है। नियम कहता है कि जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को प्रेरणा दे, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। काम खुद ना करना, करवाना, सही है। प्रश्न संख्या 2, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? ये सीधा तथ्यात्मक प्रश्न है। उत्तर है 2 भेद, अकर्मक और सकर्मक। बिल्कुल। अब प्रश्न संख्या 3, ये थोड़ा उलझाने वाला है। निम्न में से किस में अकर्मक क्रिया है? विकल्प है शिशु सो रहा है, पढ़ रहा है, लिख रही है। अगर श्रोताओं ने अपवाद वाला नियम ध्यान से सुना है तो उत्तर आसान है। सही उत्तर है शिशु सो रहा है, क्योंकि सोना स्वाभाविक क्रिया है, जबकि पढ़ना और लिखना हमेशा सकर्मक के दायरे में आते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ तो पढ़ा या लिखा जा रहा होगा। अपवाद वाला नियम वाकई काम आया। अब सेट 2 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्न विकल्पों में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? विकल्प है दौड़ना, रूठना, पीना, मुस्कुराना। यहां अपना आवर्धक लेंस वाला नियम लगेगा। सही उत्तर है पीना। अगर कोई पी रहा है तो हवा तो नहीं पिएगा, पानी, चाय या जूस ही पिएगा। कर्म अदृश्य रूप में मौजूद है। बाकी सब दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना स्वाभाविक शारीरिक क्रियाएं हैं। एकदम सही। प्रश्न संख्या 5, सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? इसके नोट्स में जो उत्तर है वो है बालिका निबंध लिख रही है। और ये सही इसलिए है क्योंकि वाक्य में निबंध शब्द साफ साफ एक कर्म के रूप में मौजूद है। बालिका क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है। अन्य विकल्प जैसे पक्षी उड़ते हैं अकर्मक होंगे, क्योंकि आसमान में उड़ना स्वाभाविक क्रिया है। अब प्रश्न संख्या 6, जो मुझे सबसे चुनौतीपूर्ण लगता है, मीरा जोर से हंसी, इसमें कौन सी क्रिया है? यहाँ अक्सर लोग जोर से को देखकर भ्रमित हो जाते हैं और उसे कर्म मान लेते हैं। हाँ, ये परीक्षा बनाने वालों की चालाकी है। सही उत्तर अकर्मक क्रिया ही है। मूल क्रिया हंसना स्वाभाविक प्रक्रिया है और जोर से कोई कर्म नहीं है। वो सिर्फ ये बता रहा है कि कार्य किस तरीके से हो रहा है। ये क्रिया की विशेषता है, कर्म नहीं। बहुत बारीक बात थी ये। कैसे हो रहा है वो कर्म नहीं होता, क्या हो रहा है वो कर्म होता है। चलिए सेट 3 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7, अब पढ़कर क्या होगा, इसमें कौन सी क्रिया है? उत्तर है पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य शब्द है कर। पढ़कर यह स्पष्ट करता है कि ये काम पहले हो चुका है।
प्रश्न संख्या 8। हथियाना शब्द में कौन सी क्रिया है? इसका उत्तर है नाम धातु। हमने अभी चित्रों से समझा था, ये हाथ संज्ञा से बना है। बिल्कुल। और आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। खेलना और खेलवाना कैसी क्रियाएं हैं? ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। प्रथम और द्वितीय। खेलना मूल काम है, लेकिन खेलवाना किसी और को काम करने की प्रेरणा देना है। सच में ये बहुत ही अद्भुत अभ्यास था। बिना रटे सिर्फ तर्क के आधार पर हमने सब हल कर लिया। समय आ गया है कि आज की चर्चा का निष्कर्ष निकाला जाए। आज हमने धातु को समझा, अकर्मक और सकर्मक को लेंस की मदद से पहचाना और प्रयोग के आधार पर 5 प्रकारों को गहराई से जाना। हाँ, लेकिन पढ़ाई तब तक पूरी नहीं होती जब तक श्रोता खुद विचार ना करें। नीरज सर के नोट्स में होमवर्क के लिए एक प्रश्न है, मैं पढ़ देता हूं। सकर्मक क्रिया की पहचान करें। विकल्प हैं ए मुस्कुराना, बी रोना, सी हंसना, डी पढ़ना। स्लाइड में निर्देश है कि प्लीज आंसर इन द कमेंट्स। तो जो लोग सुन रहे हैं वो अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर दें। मुझे यकीन है कि अदृश्य कर्म वाला नियम समझने के बाद ये उत्तर देना किसी के लिए मुश्किल नहीं होगा। और हाँ, कल का हमारा टॉपिक होगा क्रिया विशेषण, तो उसकी तैयारी भी रखनी होगी। बिल्कुल। और जाने से पहले मैं एक नया विचार सबके सामने रखना चाहूंगा। भाषा हमेशा बदलती रहती है। आज के डिजिटल युग में क्या किसी ने ध्यान दिया है कि हम अंग्रेजी शब्दों के साथ नाम धातु का नियम लगाकर नई हिंदी क्रियाएं बना रहे हैं? जैसे गूगल संज्ञा है, लेकिन हम कहते हैं इसे गुगलाना पड़ेगा। व्हाट्सएप से बना दिया है व्हाट्सएप आना। सोचकर देखिएगा कि क्या ये व्याकरण के इसी नियम का आधुनिक रूप नहीं है? इसी विचारणीय बिंदु के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।